तय बाशूर हम युस त्राम छु ये समझी दो यो गलती से आज शासन की कौम करने के लिए शासन और ट्रैक ये तूफान है मेरा कारण फिक्र अभी जैसा को मुझे के टाइम नहीं अब ये जब मतलब इतना पहुंचना के एनएसपीसी वाले पावर प्रोजेक्ट वापस कर ये के साथ चीज़ प्रॉब्लम के लिए ये दो ऐसी चीज़ अगर ये का टाइम दरमियान वाजी फ्रूट के गस खराब सोरे गस खराब नेशनल जाश बाबाई शेर कश्मीर में आकुल यम के सायस तल विंकस तिछ आराम कर अगर शेर कश्मीर आए मैं शेर कश्मीर से उमर साहब आपका त्याग बाहर तो तासस यो आपके जेल जाता मैं फालना बम पोस्टमार्ड आखादम तिबुनों में पंचान पोषण आगे लिफाफों में जहाँ तक के फादर शेरी कश्मीर के जितने में आसान से जितने वर्कर इनकी बाइक जितने तक सोचूं सर एंशिपो जहाज़ आकाश सुई और मज़ गफ़न जो तौर से शिमत उतारे हुए कि क्या शेरी कश्मीर से ये मिट वाला में उनको दुम्न तरफ पोस्ट एशियन कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या शेर कश्मीर साढ़ प्रवासा like today's election in साढ़ प्रवास ब्यावली मुझे क्या ये पता क्या अगर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बे काम अशी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आग जमात पीडीपी की आग जमात कांग्रेस की आग जमात दरीन ख्यालात का इम्प्लीमेंट बह यहां थोड़ा सा जोर दिन अगर तुम याद आशो उमर साहब आमुत योर उमर साहब चीफ मिनिस्टर साहब मगर पोज वनो यूथ वलवला तो यूथ जोश वुचन मे तम सात क्या आज तुम वुचमुत अल्लाह ताला थो सही सलामत ये जंड बराबर चौक पे योर तान ये असल पे थोमुत तथ खतर मुबारक दिवान मगर सत चीज वो रात कर बुक रिलीज शेर कश्मीर सिंद नाव पे याद थो बुजुर्ग गि याद थवन तम अकोई चीज जो सारी खुद बोड़ खतर कोर तम हतो वन तोतम 60 वरी ब्रो हतो हतो कत कर तम बदलो यह हतो हजरतस के बाद यहाँ आया हूँ और आप लोगों का इतना क्राउड और जोश देखकर मुझे यकीन होता है कि आप लोग सब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाएंगे। आप लोगों का फ्यूचर और फ्यूचर लीडर उमर अब्दुल्ला साहब हैं। आप लोगों ने इनको इकट्ठे होकर मजबूती से काम कर कर कामयाब बनाना है। हमारी पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाली है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे सरदार भाई भी यहाँ जो कि कहते हैं कि कम से कम 20,000 हैं, सब निकल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाएंगे। तुहद जोश तो वलवल यम किन ब्रो त्रालन पतम 3-5 वरियन अजाब तो मुश्किल वुच तब बयान कर सदा मुश्किल आज मगर बासा हालात बदल हर तरफ से पिछले 25-30 साल से ये सह रहे हैं। कोई शक नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है इसमें। जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने शाह थे, हमारे जो टॉप क्लास लीडर्स थे, चाहे वो गुलाम कादिर कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाइयों बहनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और त्राल के सरदार भाइयों को सत श्री अकाल। ये वक्त अगले साल बागात तैयार करने का है। इस बार पेड़ों की हम कटाई करते हैं, जमीन की गुदाई करते हैं, बागात अपने तैयार करते हैं कि अगले साल जब फसल निकले तो अल्लाह ताला हमें बरकत से नवाजे और हमारी फसल जो है वो कामयाब है। बिल्कुल इसी तरह हम जो आजकल ये कन्वेंशनें कर रहे हैं,
इनका भी मकसद यही है। सियासी तौर हम अपने पेड़ों की तैयारी कर रहे हैं, सियासी तौर ज़मीन की गुदाई हो रही है। मकसद ये कि तंजीम को हम आज के लिए नहीं, अगले साल के लिए जब इम्तिहान का दौर होगा तो उस इम्तिहान के दौर के लिए हम अपनी तंजीम को तैयार कर रहे हैं, ताकि उस वक्त जब फसल हासिल करने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला के फजल से उस वक्त हमारी कामयाबी रहेगी। आज बड़े अरसे के बाद त्राल की सरजमीन पे वापस आने का मौका मिला है, और जैसे मेरे बाकी साथियों ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज त्राल में हमें एक नई शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो दिखने को मिल रही है। और इसके लिए मैं डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब, आपको, आपके तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम पर शुक्रिया और मुबारकबाद करना चाहता हूँ। कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। आज भी अगर इन हालात में इतनी भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, सलाम का जवाब दे रहे हैं, नारों का जवाब दे रहे हैं, तो कुछ तो है कि हमारी हस्ती मिटी नहीं, क्योंकि मिटाने की कोशिश कम नहीं की गई। और इसका जिंदा सबूत आज डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब की सूरत में आपके सामने खड़ा है। इस खानदान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं उसका कोई अंदाज ही नहीं। कितने लोग इसके खानदान में से इनसे छीने गए, वालिद इनके, भाई इनके, सिर्फ इस मकसद से कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम जो है इसको ज़ख्म पहुंचे, ये कमज़ोर हो जाए, ये मिट जाए। लेकिन उस दौर में भी किसी ना किसी तरीके से इन लोगों की मेहनत और आप लोगों की कोशिशों का नतीजा रहा कि हमारी ये तंजीम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। कहीं हमने हार का सामना किया, कहीं कामयाबी का, लेकिन जमात हमारी आगे बढ़ती रही। मुश्किल हालात, कौन भूल सकता है त्राल के हालात, किन किन नामों से आपको उस वक्त पुकारा जाता था। कहा जाता था ये कश्मीर का तोरा बोला है, ये कश्मीर का ये है वो है, फूक फूक के लोग यहाँ कदम रखते थे। लेकिन उस दौर में भी त्राल के लोगों ने बहादुरी से हालात का मुकाबला किया, और आज हम यहाँ पहुंचे जहाँ के आज खुलेआम यहाँ प्रोग्राम जो है किया जा रहा है। लेकिन अजीब लगता है, अजीब इसलिए लगता है कि हालात ने एक ऐसी करवट ली जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। पहले तो हालात ये थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम को नाकामयाब करने वाले, उनको हम बेहतर से जानते हैं, जिन्होंने हमें निशाना बनाया, जिन्होंने हमें खत्म करने की कोशिश की, उसका भी हमने मुकाबला किया। लेकिन आज हैरानगी से आप देखें, बिल्कुल सही कहा मेरे साथियों ने, आज मेरे वर्करों को, मेरे साथियों को इतना हालात का खौफ नहीं है जितना हमारे सियासी मुखालिफ हमें डराने की कोशिश करते हैं, जितना इंतजामिया हमें तंग करने की कोशिश करती है, जितना हुकूमत हमें रोकने और बंद करने की कोशिश की जाती है। ये मेरे साथी मोहिद्दीन मीर साहब बैठे हैं यहाँ पे, पूछिए इनसे कितना मुश्किल होता है इनके लिए निकलना और सियासी काम करना। इसलिए नहीं कि खतरा कहीं और से आ रहा है, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता इन पे कोई हमला हो रहा है। तकलीफ कहां से होती है, तंग कौन करता है, बंद करने वाले कौन होते हैं? हमारी इंतजामिया, मौजूदा हुकूमत। मेरे कितने सारे साथी ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि घर से मत निकलो, अपने इलाके में मत जाओ, प्रोग्राम मत करो,
और खासकर यहाँ जनूबी कश्मीर में मेरे जो साथी खनबल में रहते हैं, अनंतनाग में रहते हैं, बिजबिहारा में रहते हैं, कुलगाम में रहते हैं, कहने के लिए तो जमहूरियत है, कहने के लिए तो हमें यहाँ अपना सियासी प्रोग्राम आगे ले जाने की पूरी इजाजत है, लेकिन फिर इंतजामिया से इनको कहा जाता है कि नहीं, जब हफ्ते में एक दिन निकलो, एक दिन में 2 घंटे अपने इलाके में जाओ। और ये हमारे मोहिदीन मीर साहब कभी कभी तो महीने में एक बार भी इनको बाहर निकलने नहीं देते हैं। समझ में नहीं आता आखिरकार इन लोगों को डर किस बात का। हम मुल्क के खिलाफ कोई बगावत नहीं कर रहे, अपनी सियासी बात लोगों के सामने रख रहे हैं, अपना एजेंडा लोगों के सामने रख रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात क्या है, जिस बात की हमें खुली इजाजत है, खुली छूट है। ये लोग तो दावे बहुत करते हैं, अमन आया, हालात बदल गए, सारा कुछ ठीक हुआ, एक नई शुरुआत, एक नया दौर। लेकिन वो नया दौर यहां पहुंचते पहुंचते कहां रुक जाता है पता नहीं। गिनने के लिए तो ये करोड़ों में टूरिस्ट गिनते हैं। आज मैं त्राल की सरजमीन पर खड़े होकर मजबूर होता हूं इनसे पूछने के लिए कि आपने जो ये लाखों करोड़ों की टूरिस्टों का नाम जो आप गिनते हो, उनमें कितने लोग यहाँ त्राल आते हैं? पुराना यहाँ टूरिज्म कर रहा है शिकारगाह, सदियों तक ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक मुकाम रहा है। आज जब ये दावा करते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख टूरिस्ट आए, वो गुलमर्ग भी गए, वो पहलगाम भी गए, वो सोनमर्ग भी गए, वो श्रीनगर के मुगल गार्डन्स में भी गए। अरे हाँ, अगर हालात इतने ही आपने ठीक किए हैं, अगर आपने इतना ही यहाँ से खौफ हटाया है, तो क्या त्राल के मेरे ये नौजवान क्या इनको हक नहीं है कि इस टूरिज्म का ये भी फायदा लें कि ये भी यहाँ टैक्सी सूमो चलाए, ये भी यहाँ गाइड बने, ये भी यहाँ होटल खोले, ये भी यहाँ दुकान खोले। इस करोड़ में से 15-20 लाख टूरिस्ट, इनको भी शिकारगाह घूमने की इजाजत दी जाए। मैं तो तब मानूंगा कि जम्मू कश्मीर में वाकई आपने एक बदलाव लाया है, एक नई शुरुआत लाई है, जब मैं शिकारगाह को भी टूरिज्म से इसी तरह, टूरिस्टों से इस तरह भरा हुआ देखूं जिस तरह हम गुलमर्ग और पहलगाम में टूरिस्ट देखते हैं। नहीं तो ये बातें आपकी हमें खोखली नजर आती हैं, खाली नजर आता है, इनमें दम नहीं है। जिस तरह इनकी बाकी बातें कहने के लिए तो ये कहते हैं कि हमारे जज्बातों का ये ख्याल रखते, लेकिन हकीकत यही है कि इनको ख्याल है, जरा सा भी ख्याल नहीं। कानून की ये धज्जियां उड़ाते हैं। हमारे बच्चों के लिए यूएपीए, हमारे बच्चों के लिए जेल, और वो लोग जो हमारे फेक एनकाउंटर में, कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं, उनके लिए कोई सजा ही नहीं। उनके लिए जेल के दरवाजे खोले जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप जाओ, खुली छूट, कोई सजा नहीं। हमारे जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो कुछ नहीं, उनके जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो जेल। पार्लियामेंट में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई है, तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। कहां है वो तरक्की? कौन सा नया प्रोजेक्ट आज त्राल की सरजमीन में आया है जिसके तरफ आप उंगली उठा के कह सकते हो कि हाँ जनाब, 370 हटने के बाद यहाँ लोगों ने तरक्की देखी, यहाँ के नौजवानों ने फायदा देखा। कौन सा नया सरकारी मुलाजमत का दौर यहाँ शुरू हुआ? किस नौजवान को सरकारी नौकरी का ऑर्डर मिला? कौन सा नया कारखाना खुला यहाँ पे? कौन सा नया कॉलेज खुला? कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई फैक्ट्री, कोई टूरिज्म के नक्शे पे क्या इस इलाके को लाया गया? बिजली के निजाम का सबको पता है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट।
अरे जनाब ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमने आपके हवाले किए उनका तो आपने क्या हाल किया वो हम बेहतर जानते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट मेरे दौर में शुरू हुए उनका क्या हुआ? हुकूमत छोड़े हुए अब मुझे 9 साल हो गए, 9 साल। इन 9 साल में बताइए ना, कीरू, कावर, रतले, सावलकोट, बगलिहार फेज 3 क्या हुआ इन पावर प्रोजेक्टों का? अगर इनको मुकम्मल किया होता आज आप यहाँ लोगों को 24 घंटे बिजली दे रहे होते, आज कंसेशन पे आप बिजली दे रहे होते। मीटर पे मीटर लगते हैं यहाँ, कभी मीटर के नाम से, कभी डिजिटल मीटर के नाम से, आज नया दौर स्मार्ट मीटर, और ये तूफान का स्मार्ट मीटर। पीछे से बिजली है नहीं, हमें यहाँ पहले से पैसा भरना होता है, आगे लाइट होती नहीं है, मीटर में से पैसा जो है खुद ब खुद निकलने का काम करती है। राशन का हाल, किलो किलो कम कम करके हमारा स्केल खत्म कर दिया। एपीएल को राशन नहीं, बीपीएल को राशन नहीं। चावल 5 किलो, जब वो चावल खत्म होता है ये लोग हमसे कहते हैं आटा ले लो। अरे ना, यही तो मुसीबत है ना, जब ये बाहर से लोग आके हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, इनको हमारे तौर तरीके पता ही नहीं। अब इनको कौन समझाए ना, हम रोटी चाय के साथ लेते हैं, खाने के साथ नहीं लेते। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो चावल खाने के आदी हैं हम लोग। आप जब हमें चावल नहीं देते हो तो फिर हम करें क्या? मजबूर होके फिर हमें बाजार से लेना पड़ता है। मिट्टी का तेल कहीं नहीं, रोज गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ती है, और ये लोग तस से मस्त नहीं। जरा सा भी हमारे मुश्किलात को कम नहीं। हमारे जो ये गुजर भाई यहां बैठे हैं, जंगल की पैदावार से ये अपना गुजारा करते थे। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत बजाय ये कि इनको जंगल के हक और ज्यादा मिले, इनको उन हकों से भी अब महरूम रखा जा रहा है, इनको उसकी भी इजाजत नहीं दी जा रही। फिर ये हमसे पूछते हैं कि 370 ने क्या दिया? अरे नाम, अगर 370 हटने के बाद 10 पैसे का भी काम किया होता, यहां आज हालात ही अलग होते। मैं बताता हूं 370 ने क्या दिया। 370 ने यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन के मालिकाना हक दिए, बिना एक डबल पैसा मुआवजा लिए हुए। दिखाए मुझे, मरकज की हुकूमत मुझे बताए, इस मुल्क में कोई और ऐसी रियासत जहां बिना मुआवजे के लोगों को जमीनों का मालिकाना हक मिला। अरे तालीम का हक बाकी मुल्क में 10 साल पहले मिला। जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत थी जहां बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हमारे बच्चों को बच्चियों को मुफ्त तालीम 370 की बदौलत। और क्या चाहिए? ना आपने राशन दिया, ना आपने बिजली दी, ना आपने रोजगार दिया, ना आपने पानी दिया। कतरा कतरा पानी के लिए आज लोग तरसते हैं। महकमे का नाम बदला इन्होंने। अब शायद पीडीपी की मजबूरी होगी कोर्ट में जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो पहले आए नहीं। जब हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ कोर्ट में केस किया तो पीडीपी उस वक्त खामोश रही। हमें फिलहाल तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा केस पहले ही कोर्ट के सामने है। अब उस वक्त की खामोशी की वजह से अगर पीडीपी को अब कोर्ट में जाना ज़रूरी लग रहा है तो बेशक जाएं, वो उनको ना कोई रोकेगा ना कोई हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे। जहाँ तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज़ ये 2 चीज़ों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं।
उसके साथ साथ जहाँ तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फ़िलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, इसको दोबारा से देखा जाएगा कि हम एक मकसद के लिए तो आए हैं ना। आप अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस तो करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब हमारे अलग अलग मौक़िफ़, हमारे अलग अलग मतलब ख़यालात हैं, लेकिन जहाँ तक बड़े मकसद की बात है, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है और हमारे साथ जो धोखा हुआ, उसके लिए हम मिल बैठ के बात करते हैं, हम मिल बैठ के उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में गए, आप उस वक्त आपने एतराज़ क्यों नहीं किया? उस वक्त तो आपको उसमें कोई खराबी नहीं लगी। आज हम अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं और ये आपको ठीक नहीं लगता, कोई नहीं ना, हम अलग अलग प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, लेकिन जहाँ तक बड़े मकसद की बात है, उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि मिल के अपनी आवाज़ जो है वो हम बुलंद। मैं अपने साथियों को आज के कन्वेंशन पे मुबारकबाद कर देना चाहता हूँ। ये एक बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारे लिए त्राल में एक नई शुरुआत है। मकसद इसमें लोगों के साथ मिल के बात करने का था और तंजीम को और ज़्यादा मजबूत करना है। जैसे मैंने कहा, अगले साल इम्तिहान आना ही है जी, उस इम्तिहान की तैयारी में आज हम लगे हुए। हमने अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब तंजीम के सदर हैं, जो उनका फैसला होगा हमारे सिर आंखों पे जी। अगर वो इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे तो हमारे लिए उससे बेहतर कोई चीज़ या कोई उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हमें मिल नहीं सकेगा। अगर सेहत की वजह से या किसी और वजह वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहेंगे तो उनसे मशवरा करके अपने साथियों से बात करके हम बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट यहाँ से खड़ा करेंगे। ये पहली बार होगा कि ज़िले पुलवामा जो है वो श्रीनगर के साथ लोकसभा का कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट करें। मिल बैठ के